हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज, पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये है पार्ट 1। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप ये जान लीजिए, BSA is divided into 4 parts, 12 chapter and 170 sections, और उसी में से है पहला पार्ट प्रिलिमिनरी। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिलिमिनरी पार्ट का सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो ये जान लेते हैं शॉर्ट में कि ये सेक्शन कहता क्या है। सेक्शन 1 बेसिकली हमें 3 चीजें कहती है। इस एक्ट का नाम, ये एक्ट कहाँ अप्लाई होता है, वेर इट अप्लाइज, और ये एक्ट कब लागू हुआ, व्हेन इट केम इनटू फोर्स। थिंक ऑफ इट एज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आप सभी ने आइडेंटिटी कार्ड देखा होगा, उसमें आपका नाम लिखा रहता है होगा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी क्लास क्या है, सेशन क्या है। सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 1 बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड है। तो सेक्शन 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। हम चलिए पहले इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं एक बार। दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये क्या कहता है, इट्स नेम। सेक्शन 1 clause 2, it applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martial, but not to affidavits presented to any court or officer and proceedings before an arbitrator. So ये एक्ट कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. ये सभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 क्लॉज 1 शॉर्ट टाइटल। द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस लॉ इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Whenever a court refers to this law, it uses this name. आप जब भी इस एक्ट का ऑफिशियल नाम बोलेंगे तो आप BSA नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कोर्ट भी भारतीय इस एक्ट को रिफर करेगी एज दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जहां कहीं भी इसका नाम यूज होगा। तो इसका लॉन्ग टाइटल क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। An act to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial, जो कि इसका प्रियम्बल भी है, जो मैंने एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 या क्लॉज 2 एप्लीकेशन। दिस सबसेक्शन टेल्स अस वेयर द एक्ट अप्लाइज। ये एक्ट कहाँ अप्लाई होता है। It applies to civil courts, criminal courts, family courts, high courts, supreme courts, court martial, military courts. In simple words, wherever there is a judicial proceedings before a court, this act generally applies. जहाँ कहीं भी एक judicial proceeding होगा, वहीं पर ये act apply होगा। Arbitration proceedings पे ये act apply नहीं होता है। बट आपने तो पढ़ लिया कि ये एक्ट कहाँ अप्लाई होता है। अब जानना बाकी है कि ये एक्ट कहाँ अप्लाई नहीं होता है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स। सो एफिडेविट क्या होता है, दे आर रिटन स्टेटमेंट्स मेड ऑन ओथ, दे आर नॉट कंसिडर्ड एविडेंस अंडर दिस एक्ट merely because they are filed. Their admissibility depends on the relevant
procedural law and the court's directions. तो एफिडेविट होता क्या है? एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट होता है, एक sworn in स्टेटमेंट जहाँ पे एफर्मेशन होता है बिफोर ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ, यूजुअली ए मैजिस्ट्रेट, नोटरी और ओथ कमिश्नर। आपने कभी एक एफिडेविट देखा है जहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए जहाँ पे नाम गलत है, आपके वोटर कार्ड आधार कार्ड पे 2 डिफरेंट नाम है, पर आप एक एफिडेविट देते हैं कि यही मेरा असली नाम है, आपका नाम का असली नाम लिख के आप बोलते हैं कि यही मेरा असली नाम है, मैं इसका गवाही दे रहा हूँ। ये एक एफिडेविट होता है, उसमें नोटरी का साइन होता है, एडवोकेट का भी साइन होता है। कभी कभार कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने ये देखा होगा। और जो ये पर्सन जो एफिडेविट बना जो बनाते हैं, अगर आपने कोई एफिडेविट बनाया होगा तो आपको बोला जाएगा डेपोनेंट। द पर्सन मेकिंग इट इज कॉल्ड द डेपोनेंट। अगर आप एफिडेविट बनाते हैं तो आपको बोला जाएगा डेपोनेंट। तो बेसिकली क्या होता है, एक स्टेटमेंट इन रिटन फ्रॉम फॉर्म गिवन अंडर ओथ, स्टेटमेंट इन रिटन फॉर्म गिवन अंडर ओथ, यही होता है एक एफिडेविट। बट इन सर्टेन केसेस स्टैट्यूट लॉ अलाउ एफिडेविट एज एविडेंस। तो वो कौन से स्टैट्यूट है? सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 19 रूल 1 and 2। कोर्ट कैन ऑर्डर दैट पर्टिकुलर फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इस फैक्ट को प्रूव किया जाए थ्रू एफिडेविट। इलेक्शन पिटिशन एविडेंस दिया जाता है थ्रू एफिडेविट। इंटरलोकुटरी एप्लीकेशंस, BNSS section 332 allows evidence on formal character by affidavit. 331 allows affidavit on proof of conduct by public servants। ये काफ़ी टाइम में एग्जाम में आता है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहां एफिडेविट एज एविडेंस यूज होते हैं। फिर फैमिली लॉ, सर्विस लॉ, टैक्सेशन, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, एफिडेविट एविडेंस इज कॉमनली यूज्ड। एक केस लॉ भी है, मैंने आपको दिया है, इन निर्मला वर्सेस हरि सिंह, एयर 2001, HP 2001, the Delhi High Court held that affidavits are not included in Section 3 of the Evidence Act. Section 3 of the Evidence अभी है, Section 2 Clause 1 Subclause E of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। An affidavit cannot be used as evidence unless law specifically permits certain matters to be proved by affidavit। जैसे मैंने आपको अभी अभी बोला, CPC में लॉ परमिट करता है, CRPC में लॉ परमिट करता है, इंटरलॉकुटरी एप्लीकेशंस में लॉ परमिट करता है। ठीक है, तो अगर लॉ स्पेसिफिकली ये स्टेट ना करे कि आप एफिडेविट को एज एविडेंस देंगे, तो आप उस एफिडेविट को एविडेंस नहीं दे सकते। द रीजन इज दैट the deponents of affidavit is not subject to cross examination। deponents कौन है? जिन्होंने एफिडेविट दिया है, जिन्होंने एफिडेविट बना के दिया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? deponents। तो deponents को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, इसीलिए एफिडेविट एज एविडेंस ये दिल्ली हाई कोर्ट की राय है, नहीं दे सकते। इज नॉट सब्जेक्ट फॉर द डिक्लेरेशन मेड इन सच एफिडेविट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एफिडेविट को छोड़ के आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में भी हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को फॉलो नहीं करते, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है। ओके, ये स्पेसिफिकली मेंशन है सेक्शन 19 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। एंड आर्बिट्रेटर इज नॉट ए कोर्ट। आर्बिट्रेटर एक कोर्ट नहीं होता है, वो एक प्राइवेट पर्सन होता है, प्राइवेट मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। Disputing parties agree to present their case to a neutral third party। Disputing parties एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी होता है, उसके पास जाते हैं, जिन्हें कहते हैं हम आर्बिट्रेटर, और उनसे जाके बोलते हैं कि आप हमारी डिस्प्यूट सॉल्व कर दीजिए। आर्बिट्रेटर सुनते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर वो इशू को हैंडल करते हैं, फाइनल एक डिसीजन देता है। वो एक लीगली बाइंडिंग डिसीजन होता है, और उस डिसीजन को बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। ओके,
अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कमेंसमेंट सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 या क्लॉज 3 भी बोलते हैं, कमेंसमेंट। तो ये एक्ट कब लागू हुआ? द एक्ट डिड नॉट ऑटोमेटिकली बिकम इफेक्टिव ऑन द डे इट वाज पास्ड। ये एक्ट पास हुआ था 25 दिसंबर 2023 को, ठीक है। इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था। क्या उसी दिन वो एक्ट लागू हो गया था? जी नहीं। इसमें कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेंगी ऑफिशियल गैजेट में, और वहाँ पे डेट लिखा जाएगा कि वो एक्ट कब लागू हुआ है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑन 1 जुलाई 2024 थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट। आप अगर इसको गूगल करेंगे तो वो गैजेट आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल 1, a murder trial is taking place before the sessions court. The admissibility of witness testimony, documents and electronic records will be governed by the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हमने क्या कहा? हर एक जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये एक क्रिमिनल ट्रायल है, यहाँ पे क्या होगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। ये एक मर्डर ट्रायल है। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि मर्डर भारतीय न्याय संहिता के कौन से सेक्शन में मौजूद है, ये आप कमेंट्स में बताइए। एडमिसिबिलिटी ऑफ विटनेस टेस्टिमनी, डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये गवर्न बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बीएसए लागू होगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट डिसाइड is being decided by an arbitrator appointed under Arbitration and Conciliation Act। अब आप बताइए यहाँ पे जो मैंने समझाया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई होगा कि नहीं होगा? जी, यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कहाँ अप्लाई नहीं होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम? एफिडेविट के मैटर में और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, ए पर्सन फाइल्स एन एफिडेविट कोड, तो क्या एफिडेविट को एज एविडेंस ट्रीट किया जाएगा क्या बीएसए के अंडर में? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको, एग्जांपल से आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल, judicial proceeding. This act applies to judicial proceedings before court. Court martial, military courts are specifically included within the act scope. Military courts में भी ये अप्लाई होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, ये आप याद रखिए, कोर्ट मार्शियल में इंक्लूड होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोसीडियर्स। आर्बिट्रेशन एक्सक्लूडेड, एफिडेविट एक्सक्लूडेड, ठीक है। ये आप एज ए रिवीजन के लिए मैंने आपको ये नोट्स दिए हैं। नेक्स्ट, एग्जाम ट्रैप्स। अब एग्जाम में ट्रैप्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। ट्रैप 1, डज बीएसए अप्लाई टू एवरी लीगल प्रोसीडिंग? नो, इट अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूशंस। अगर आपसे पूछा जाए दी डज बीएसए अप्लाई टू एवरी लीगल प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होता है, फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, आप क्या कहेंगे? It applies to judicial proceeding before courts and court martial subject to exclusions. Trap 2, does BSA apply to arbitration? No. फिर देखते हैं, affidavits governed by BSA merely because they are filed in court? No. Did BSA come into force on 25th December 2023?
प्रेसिडेंट का जिस दिन एसेंट मिला, क्या उसी दिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया? नो, it came into force on 1st July 2024 through a central government notification in official gazette. ये बातें आपको याद रखनी है। मेमोरी ट्रिक है। सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है? नेम, इस एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट। अब एक चीज देखिए, ये बोला नहीं गया है क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। इसका प्रोविजन आप अगर देखेंगे हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि कोई भी पार्ट में बीएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएस से एक्सक्लूड होता है। जैसे दूसरे एक्ट्स में हम देखते हैं कि नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरियाज, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन सब एरियाज में अप्लाई नहीं होता है। पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मैटर में ये नहीं कहा गया है कि ये एक्सक्लूड होता है कहीं भी। तो आपको ये मान के चलना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, और मे बी बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको स्पेसिफिकली मैंने बता दिया। तो देखते हैं, एक रिवीजन इन लाइन हिंदी में मैंने दिया है। सेक्शन 1 सिर्फ 3 बेसिक चीजें बताता है। एक्ट का नाम, ये एक्ट कहाँ अप्लाई होता है और कब से अप्लाई हुआ। एक्ट का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये एक्ट कहाँ अप्लाई होता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग और कोर्ट मार्शल। और कहाँ अप्लाई नहीं होता है? एफिडेविट्स और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में। और कब से अप्लाई होता है? 1 जुलाई 2024। बीएसए सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट के सामने अप्लाई होता है, जिसमें कोर्ट मार्शल भी शामिल है। लेकिन एफिडेविट्स और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इसके डायरेक्ट स्कोप से बाहर है। इस एक्ट को पार्लियामेंट ने 2023 में पास किया था, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के बाद 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। ठीक है, एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है ये कि एसेंट की डेट और कमेंसमेंट की डेट। एसेंट की डेट है 25 दिसंबर 2023 प्रेसिडेंशियल एसेंट। हर एक्ट को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलती है। और कमेंसमेंट की डेट 1 जुलाई 2024। ठीक है, कमेंट्स में बताइए कि इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी डेट में लागू हुआ था, इन विच कमेंसमेंट कब हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट के, कमेंट्स में बताइए। अब एमसीक्यूज थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं। Section 1 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम deals with definitions, burden of proof, short title application and commencement, presumptions. कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा सी, short title application and commencement. Which of the following is specifically included within the application of BSA? Arbitration proceedings, affidavits, court martial, mediation proceeding. आंसर होगा court martial. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 came into force on 1 जुलाई 2024. कोई ऑप्शन आपको दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ था और 25 दिसंबर को इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी। अब एक क्विक रिवीजन। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 नेम ऑफ द एक्ट, सेक्शन 1 to subsection 2 where the act applies, section 1 सबसेक्शन 3 व्हेन डज इट कम इनटू फोर्स। कभी कभार आपको सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में क्या है, क्या प्रोविजन है, तो इसने नेम ऑफ द एक्ट दिया गया है। नेम ऑफ द एक्ट कौन सी सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 1 सबसेक्शन 1। ये एक फेलोनी होता है। सबसेक्शन 2 दे देंगे, सबसेक्शन 3 दे देंगे, पर आपको बोला है नहीं, सबसेक्शन 1 में नेम ऑफ द एक्ट। ये आप याद करिए, बार बार रिविजन करने से ही चीजें याद होती हैं। ठीक है, NAC मैंने बताया था, NAC नेमोनिक, ये याद रखना है आपको। एक 30 सेकेंड रिवीजन बॉक्स है। टॉपिक सेक्शन 1 नेम भारतीय साक्ष्य अधिनियम applies to judicial proceedings before courts including court martial, does not apply to affidavit arbitration proceeding, commencement 1 July 2024 official gazette notification. So यही था आज के लिए हमारा, यही तक था हमारे लिए आज का सफर। So be happy, be healthy and be motivated. मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।